नमस्कार दोस्तों, द्रोड़ा द विजन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं एस के सैनी आईएएस स्टूडेंट जिन्होंने सीटेट का फॉर्म भरा है। 15 दिसंबर को पेपर है। वो कैसे मैथ की तैयारी करेंगे। मैथ में हर बच्चों को फोबिया है, तो मैथ की तैयारी हम कैसे करें, चाहे वो पेपर फर्स्ट हो चाहे वो सेकंड हो। तो मैथ की तैयारी हम करने का तरीका क्या होना चाहिए कि कुछ लोग सवाल ही सॉल्व करते रहते हैं, कुछ लोग पेडागोगी पर ध्यान देना है, हमें दोनों पेपर पर ध्यान देना है। तो हम कुछ क्वेश्चन यहाँ पे पेडागोगी के सॉल्व कर रहे हैं, इसी तरीके से आपको सॉल्व करेंगे और यही तरीका अपनाएंगे। निम्नलिखित कौन सा प्राथमिक गणित पाठ्यचर्या का भाग नहीं है। गणित की पाठ्यचर्या का भाग नहीं पूछा हुआ है। ठीक है, पहला है प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, पैटर्न, आंकड़ों का प्रबंधन, अनुमान लगाना। देखो, अनुमान भी लगाते हैं हम, एस्टिमेट भी करते हैं। डाटा हैंडलिंग आपका सिलेबस में ही है। प्रतिमान यानी पैटर्न पर भी सवाल पूछता है। जो ये प्रोबेबिलिटी है ये आपके पेपर में नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए पैटर्न और प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता हम नहीं पढ़ाते हैं। संभावना ये आपको नहीं पढ़ाया जाता, इसलिए ये प्राथमिक गणित पाठ्यचर्या का पार्ट नहीं है। प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी जो मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, 9th और 10th में पढ़ते हैं, इसलिए प्रोबेबिलिटी यहाँ पे बच्चों को हम नहीं पढ़ाते। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर गणित के आकलन युक्ति के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम है। सबसे कम का मतलब प्रभावी है, यानी गणित में सबसे कम प्रभावी है। अवलोकन और आधारित गतिविधि है। सत्रांत परीक्षा, सत्र के अंत में परीक्षा, यह समेटिव असेसमेंट जैसा होता है। सत्रांत परीक्षा जहां आएगा वो गलत होगा, क्योंकि सत्र के अंत में परीक्षा होता है और ये परीक्षा गलत होता है, क्योंकि इससे बालक का हम आकलन नहीं कर पाते, ऑब्जर्व नहीं कर पाते। पूरा सिलेबस खत्म हो गया, लास्ट में एग्जाम लेते हैं, पास हो गया तो ठीक है, फेल हो गया तो वो नहीं पढ़ा था। लेकिन हम क्या करते हैं, जो एनसीएफ 2023 करता है वो बीच बीच में उसे क्या करते हैं, हम उसका आकलन करते रहते हैं। इसलिए इसका सबसे कम ये होगा कि सत्रांत परीक्षा। क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक कक्षाओं की में मापन में शिक्षण का मुख्य उद्देश्य नहीं है, नहीं पूछा हुआ है। बच्चों में अनुमान लगाने के कौशल को बढ़ाना सही है। मानक मापन और मानक इकाइयों में बच्चों को परिचित कराना, यह भी सही है कि कौन सी मानक इकाई है, कौन सी अमानक इकाई है, कौन सा हम मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर में करते हैं, कौन सा हम रस्सी से नाप लेते हैं या हाथ से नाप लेते हैं या डंडे से नाप लेते हैं, सही है। बच्चों को मापन की मानक और अमानक इकाइयों में अंतर बताना। मापन से संबंधित सभी समस्याओं को हल करने में निपुणता हासिल करना, यह गलत हो जाएगा। मानक संबंधी जितनी भी समस्याएं हैं सब में निपुण हासिल कर लो। आज तक आप लोग भी है नहीं कर पाते हैं। अब पूछ दिया जाए प्रकाश वर्ष क्या है, कहेंगे प्रकाश होगा। प्रकाश वर्ष जो है अगर पूछा जाए, प्रकाश वर्ष यह यूनिट है, मात्रक है, किसका है, डिस्टेंस का मात्रक है, दूरी का मात्रक है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हम मापन में हर चीज में निपुण हो जाए, यह संभव नहीं है। इसलिए इसका सबसे सुटेबल आंसर होगा आपको 4th। क्वेश्चन नंबर 4, प्राथमिक कक्षा की गणित पाठ्य पुस्तक में अवधारणा, कंसेप्ट क्या होना चाहिए। जटिल से सरल की ओर, अमूर्त से मूर्त की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर और मानक कलन विधि द्वारा प्रस्तावित। देखिए, हमेशा हम सरल से जटिल पढ़ाते हैं। सरल से कैसा पढ़ाते हैं बच्चों को, जटिल पढ़ाते हैं। हमेशा जो है मूर्त से अमूर्त पढ़ाते हैं और हमेशा बच्चों को, ठीक है, अमानक से मानक पढ़ाते हैं, अमानक से मानक पढ़ाते हैं।
यहां पे देखिए, करा जटिल से सरल गलत हो गया, अमूर्त से मूर्त गलत हो गया, मूर्त से अमूर्त सही हो गया। हम हमेशा बच्चों को कंक्रीट टू फॉर्मल पढ़ाते हैं। कंक्रीट टू फॉर्मल में क्या होता है, बच्चों को हम पहले चित्र दिखाते हैं, उससे बच्चों को मैपिंग बनता है, फिर उसके दिमाग में जब मैपिंग बनता है तब हम उसे सिखाते हैं। इसलिए इसका सबसे सुटेबल आंसर होगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से कौन सा स्कूली शिक्षा का एक स्तर नहीं पूछा हुआ है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2 में प्रस्तावित है बुनियादी स्तर की शिक्षा, प्राथमिक अक्षर की शिक्षा, प्राथमिक अक्षर की शिक्षा ये नहीं है, बुनियादी शिक्षा है, मिडिल स्तर की शिक्षा है और प्रीपरेटरी स्तर है। पहले नर्सरी में जाएगा, फिर 1 और 2 में जाएगा और फिर जो है 3 और 4 और 5 में जाएगा। ये प्रोसेस है, न कि यहाँ पे प्राइमरी स्तर की बात कहा है। तो इसका ऑप्शन जो है आपको सही हो जाएगा दूसरा। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 6, एनसीएफ 2005 के अनुसार आपको बताना है। एनसीएफ 2005 के अनुसार यह दृष्टि कथन विद्यालय का गणित उन परिस्थितियों में सीखा जाता है जहां बच्चे गणित को सीखने में आनंद ले, सही है। शिक्षकों में निम्न प्रदर्शन के लिए विद्यार्थियों को कक्षा क्रियाकलापों में संलग्न रखने की अपेक्षा हो। होनहार या मेधावी बच्चे अर्थपूर्ण समस्याओं को प्रस्तुत एवं हल करें, ठीक है। यहां पे जो आपको मिलेगा ओनली वन ए मिलेगा, ठीक है। बच्चे गणित को सीखने में आनंद ले, ए तो सही है, यानी ए यहां है, ए यहां है। शिक्षकों से निम्न प्रदर्शन, शिक्षक अगर निम्न प्रदर्शन करने के लिए कहेंगे विद्यार्थियों को कक्षा में क्रियाकलापों से संलग्न रखने की अपेक्षा रखना, ठीक है ना। अगर टीचर ही निम्न स्तर का है, क्वालिटी ही निम्न है, तो वो क्या होगा, वो बच्चा नहीं सीख पाएगा, ठीक है। एक मिनट थोड़ा सा वेट करेंगे। होनहार जो मेधावी बच्चे हैं अर्थपूर्ण समस्याओं को प्रस्तुत एवं हल करें, ठीक है। प्रस्तुत भी करें और हल भी करें, तो ये भी आपको सही हो सकता है। तो ए और सी का मतलब आपको तीसरा ऑप्शन सही होगा। अर्थपूर्ण समस्याओं को सॉल्व करें, सही होगा। तो इसका आपको ए और सी ऑप्शन मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 7, एक बच्चा है 1 2 3 4 5 लिखता है, ये क्या है। एक बच्चा 1 2 3 4 5 लिख रहा है, वह क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी दिए गए संदर्भ में सही है। बच्चा संख्याओं के प्रतीकात्मक सांकेतिक निरूपण में समझने में असमर्थ है, ठीक है। बच्चा होमोफोन्स शब्द का प्रयोग गलत तरीके से कर रहा है। बच्चे ने तार्किक त्रुटियां की है, त्रुटियां भी की है तार्किक। बच्चों में संख्याओं की अवधारणा को एक संख्यात्मक मान है और एक अंक के रूप में उसे नहीं समझता, वो गलत है, ये भी गलत है। ये जो है बच्चा होमोफोन समस्वर है और गलत तरीके से कर रहा है, ठीक है ना। बच्चा संख्याओं के प्रतीकात्मक और सांकेतिक निरूपण को समझने में असमर्थ है। ये इसका ऑप्शन जो सही होगा उसे 1 2 3 4, ये सांकेतिक है, ये प्रतीकात्मक है, ठीक है। तो इसमें समझने में बालक असमर्थ है। इसका ऑप्शन नंबर ए आएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, एट, निम्नलिखित कौन सा गणित की प्रकृति के संदर्भ में सबसे कम है। सबसे कम की बात कर रहे हैं, सबसे कम कौन है। गणित की अवधारणा में प्रकृति पदानुक्रमिक है, सही है। गणित के प्रतिमाओं को अध्ययन में तरह का भी समझा जा सकता है। गणित की प्रति समावेशी होती है क्योंकि इसमें सदैव
जहां पर ये सदैव आएगा, ऑलवेज आएगा, वो हमेशा गलत होगा। और सबसे कम पूछ ही रहा है, सबसे कम पूछने का ऑप्शन कौन सा होगा? तीसरा होगा। हमेशा वो बालक कुछ सामाजिक व्यवस्थित व्यवस्था सम्मिलित होता है, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर अगला, प्राथमिक कक्षा में भिन्नों का परिचय देते हुए एक प्रभावी शिक्षण योजना वह होगी जो कि आरंभ हो एक भिन्न की परिभाषा से, एक पुनः स्मरण से, श्यामपट्ट पर विभिन्न भिन्नों के चित्रों द्वारा निरूपण। विभिन्न भिन्न है, उनको चित्र द्वारा निरूपण किया जाए। जैसे आप रोटी दिखाए, रोटी को आधा तोड़ो, हाफ हो गया, फिर उन्हें लिखने के लिए बताओ। इस तरह से जब बालक को दिखाओगे तो चित्र दिखाओगे तो ज्यादा समझेंगे। जिस ऑप्शन में परिभाषा आएगा वो गलत होगा। पुनः स्मरण रिकाल की बात करेगा, श्यामपट्ट की बात करेगा, सब गलत हो जाएगा। केवल एक ही ऑप्शन सही मिलेगा, फोर्थ ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। कक्षा 4 की गणित शिक्षिका सुश्री एस्टा ने अपने विद्यार्थियों को गुणों के आधार पर दी गई ज्यामितीय आकृतियों को विभिन्न समूहों में बांटने की क्रियाकलाप दिया। वे अपने विद्यार्थियों को वेन हिले की थ्योरी के अनुसार ज्यामितीय चिंतन के स्तर पर कर रही हैं। दृश्यीकरण, विश्लेषण। वो क्या कर रहे हैं? आकृतियों को विभिन्न समूहों में बांटने और क्रियाकलाप दिया कि जो आकृति है उसे अलग अलग बांट दो। तो ये क्या कहलाता है? किसी भी समस्या को छोटे छोटे भागों में बांटना विश्लेषण कहलाता है, एनालिसिस कहलाता है। शिक्षिका क्या कर रही है? विश्लेषण कर रही है, एनालिसिस कर रही है। इसका ऑप्शन जो सही होगा वो सेकंड ऑप्शन सही होगा, एनालिसिस कर रही है। बाकी निगमन करना, अमूर्तीकरण, यह सब है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा गणन हिंदू अरबी प्रणाली के बारे में सही है? यह स्थानीय मान की अवधारणा पर आधारित है। सभी संख्याएं 0 से 9 के अंकों में परिचित समूहों का प्रयोग निरूपित करती है, सही है। एक चित्रलिपि पर आधारित व्यवस्था है। किसी भी संख्या के अंकों का क्रम अपने आप में स्वतंत्र है, चाहे अंक दाएं से बाएं लिखें या बाएं से दाएं लिखें। इसका जो ऑप्शन आएगा वनली वन, यह स्थानीय मान की अवधारणा पर आधारित है, सही है। यह सभी समस्याएं 0 से 9 होती हैं। ए और बी आएगा। ए और बी का मतलब आपको फोर्थ ऑप्शन सही होगा। इसका जो ऑप्शन आएगा फोर्थ आएगा, ए और बी। क्वेश्चन नंबर अगला, एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों में गणित के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य बोला है? बच्चे अधिक सीखते हैं जबकि शिक्षक अवधारणा को समझाते हैं और बच्चा उसका पुनरुत्पाद करता है। बच्चों को विभिन्न क्रियाकलापों, प्रश्नोत्तरियों और परिचर्चा में भाग लेने के लिए अवसर प्रदान करना सही होगा। शिक्षण हेतु अवधारणाओं को विद्यार्थियों को पूर्व विद्यमान विचारों से जोड़ना, जो पहले के ज्ञान है उससे जोड़ना, तो बी और सी सही हो जाएगा। और ए अधिक सीखना शिक्षक की अवधारणा, ये गलत हो जाएगा। बी और सी का मतलब आपको ऑप्शन ए सही होगा। जहां पर यह बच्चे अधिक सीखते हैं जब शिक्षक अवधारणा को समझाते हैं और बच्चा उसका पुनरुत्पाद करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, तो इसका पुनरुत्पाद करना, पुनः स्मरण करना, रिकॉल करना सब गलत होता है। तो इसका मतलब आपको बी और सी होगा। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। एक बच्चा दशमलव संख्याओं को सबसे बड़ी और सबसे छोटी तक इस प्रकार क्रमबद्ध करता है, इस तरह से। बच्चे द्वारा दी गई त्रुटि पर आधारित भ्रांतियां हैं। समान समूहीकरण, सबसे सार्थक अंक, पुनः समूहीकरण, समानुपाती। समान समूहीकरण, समान समूहीकरण तो है नहीं। देखो ये दूसरा है, ये दूसरा, ये दूसरा, समान समूहीकरण।
सबसे सार्थक अंक, हाँ सबसे सार्थक अंक पर कर रहा है। देखो 8 ये 0.08 छोटा है, वो कर रहा है इससे और सबसे बड़ा है, तो ये सबसे सार्थक अंक के आधार पर कर रहा है। रीग्रुपिंग पुनः समूहीकरण नहीं है। रीग्रुपिंग होता क्या है, जैसे हमने 3 और 9 दिया, 1 और 7 दिया, तो बच्चा क्या किया 9 और 7, 16 लिखा और 4 लिखा। वो ये नहीं जानता कि इसको यहां पे ऐड करना है, इसी को रीग्रुपिंग कहते हैं। तो ये आपका समानुपातिक, समान अनुपात, समानुपातिक की बात ही नहीं है यहाँ पे, तो इसका ऑप्शन जो सही होगा वो ऑप्शन आपको बी सही होगा, समान सार्थक अंक। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा गणित के संबंधात्मक समझ को सबसे कम रूप से उपयुक्त उदाहरण है। सबसे कम मतलब गलत। आरेखों की सहायता से विद्यार्थियों की संख्याओं विभाजन समझाना सही होगा। विद्यार्थी क्षेत्रफल और आयतन के बीच संबंध को समझते हैं, सही है। विद्यार्थी आयतन और क्षेत्रफल की गणना में क्रियाविधि करते हैं। विद्यार्थी समतुल्य भिन्नों माने एक समान भिन्नों को समझाने के लिए हस्त कौशल सामग्री का प्रयोग करते हैं, सही है। विद्यार्थी आरेख की सहायता से विद्यार्थी कम सबसे कम बताना है, यानी 3 इसमें सही है, 1 कम है। आरेखों की सहायता से विद्यार्थी संख्याओं का विभाजन समझा सकते हैं। विद्यार्थी क्षेत्रफल और आयतन के बीच संबंध को समझाते हैं। विद्यार्थी आयत के क्षेत्रफल की गणना क्रियाविधि से कराएंगे, ये तो सही होगा। क्षेत्रफल और आयत के बीच संबंध स्थापित करना ये नहीं कर सकते, ये छोटे बच्चे नहीं समझ पाते। सबसे सुटेबल इसका 2 होगा। क्षेत्रफल जो होता है वो 2 डायमेंशन फिगर का आता है, और जो आयतन आता है वो 3 डायमेंशन का फिगर होता है, उसका एक स्पेस में रहता है। जब एक स्पेस में रहेगा तो 3D फिगर वो बच्चा समझ ही नहीं पाएगा, और जब समझ नहीं पाएगा तो वो अंतर नहीं कर पाएगा। तो ये क्षेत्रफल और आयतन जो है दोनों 2 हैं, एक 2D फिगर है और एक 3D फिगर है। 2D फिगर को तो बालक समझ जाता है, लेकिन 3D फिगर को बालक समझने में परेशानी होती है। क्वेश्चन नंबर 15, सुश्री समी एक गणित की शिक्षिका निम्नलिखित में से अपनी कक्षा को दिया, यदि आयतनों की लंबाई चौड़ाई पूर्णांक है तो उन सभी आयतनों की लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए जिनका क्षेत्रफल 36 वर्ग यूनिट है। इस कार्य को देकर शिक्षिका प्रयत्न कर रही है सारणी व्यूह गुणन आयतन क्षेत्रफल और गुणन की क्रम विनिमय अवधारणाओं को एक साथ जोड़ना, सही है। वो विद्यार्थियों को पहाड़ों को प्रत्यास्मरण करा रही है, फिर से स्मरण करा रही है। उसके विद्यार्थी आयतन क्षेत्रफल का सूत्र याद कर रहे हैं, गलत हो गया। ज्यामिति एवं गणित के संबंधित अवधारणाओं को स्पष्ट कर रहे हैं, ये गलत है। इसका सबसे सुटेबल ऑप्शन आएगा फर्स्ट। इस तरह से हम लोगों ने 15 क्वेश्चन जो है डिस्कशन किया, और उम्मीद है इसी तरह से आप अपनी तैयारी करते रहेंगे, और 15 दिसंबर लगभग नजदीक आने वाला है, और आप निश्चित ही सीटेट में सफल होंगे। आप ऐसे ही पढ़ते रहिए और जुड़े रहिए। तब तक के लिए चलते हैं हम लोग। सभी लोगों को धन्यवाद।